ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सोर्स बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे चाहिए AWS स्टोरेज के बारे में, AWS स्टोरेज, ठीक है। इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आप आ जाएगा कि कौन सा टाइप का स्टोरेज है, क्या आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। लाइक नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो, गूगल में डायरेक्टली सर्च कर लेना, ठीक है। लाइक AWS स्टोरेज, AWS स्टोरेज, इससे क्लिक करोगे पहले आपको मिल जाएगा AWS डॉक्यूमेंट में, अरे डॉक्स AWS और aws.amazon.com। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो बात देखो, ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा ना, Amazon कंसोल पे लेके छोड़ेगा, जहां पे आपके सामने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि एक्चुअली इसका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से क्या करता है, स्टोरेज टाइप क्या क्या है, ठीक है। वो 3 टाइप का स्टोरेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीटली आपके सामने शो कर देगा। तो तो आपको, बकेट वगैरह इसमें कवर होगा? हाँ, पहले स्टोरेज क्या होता है वो जानेंगे, फिर अकाउंट किस तरह से क्रिएट होगा वो, फिर अकाउंट मैनेज किस तरह से होगा, फिर स्टोरेज में आएंगे, स्टोरेज के बारे में आज मैं एक ब्रीफ दे दूंगा, ठीक है। आपको देखो 3 टाइप के स्टोरेज होते हैं क्लाउड में, पहले एक बार बेसिक बताया तो देखो ये रिकॉर्ड क्लाउड हो में रहा है ना अपने? हाँ, ये बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। अगर मैं क्लाउड की, कल जो हमने डिस्कस किए थे वो AWS रिलेटेड नहीं था, वो ओवरऑल क्लाउड की बात थी कि हम क्लाउड को मतलब क्लाउड है क्या, उसको हम किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, कौन से टाइप के, कितने टाइप्स के सर्विसेज हम उस क्लाउड से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो इस तरह के क्लाउड्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो सिर्फ AWS एक एजेंसी नहीं है जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, वहां पे बहुत से कंपनीज होता है, जैसे आपको पता होगा AWS है, AWS को भी टक्कर देने वाले जो फील्ड में दूसरे कंपनीज है उनमें Azure, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो भी आ चुका है लाइन में। बिल्कुल। उसके बाद गूगल क्लाउड भी है, मैंने आपको रिसेंटली बताया था डेल का क्लाउड भी जो मार्केट में है वो लॉन्च कर चुका है, अलीबाबा वो भी क्लाउड है। तो काफी सारे क्लाउड्स के सर्विसेज, यानी कि काफी सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। बट हम AWS को क्यों चूज करते हैं? AWS को इस वजह से हम चूज करते हैं कंपैरिजन टू अदर वेंडर्स। AWS में सिक्योरिटी और उसके जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा मैनेजेबल रहता है, नहीं थोड़ा एफोर्डेबल प्राइस में रहता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे AWS की बात करूं तो AWS पे आपको पहले मैं आपको बता दिया, यहाँ पे अकाउंट लॉगिन किस तरह से आप क्रिएट किस तरह से करोगे। आप अगर आप स्टोरी की टाइप पे उसको पढ़ना चाहते हो या फिर समझना चाहते हो तो वहां पे आप फ्री डोमेन अकाउंट मतलब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फ्री टायर अकाउंट वहाँ पे अवेलेबल है, आप क्रिएट कर लेना, वो 1 ईयर तक फ्री रहता है आपके लिए। वहां पे कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। बट कुछ सर्विसेज है, जब आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट स्टोर पे जाओगे तो वहां पे जो सिक्योरिटीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है वो थोड़ा हाई एंड के होते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी वहां पे आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, जब मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। और कुछ है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 महीने के लिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, ठीक है। तो उसको बस उस 1 महीने के अंदर ही आप हमको खत्म करना है, वो एक्चुअली 2-4 दिन में खत्म हो जाता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके। तो मैं ये पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि अगर तुम कुछ सर फ्री, इवन इन फ्री अकाउंट, इफ यू आर क्रिएटिंग सम सर्विसेज यू विल हैव टू डिलीट देम और रिमूव देम ये आफ्टर टेस्टिंग, अदरवाइज वो चार्ज कर सकते हैं उसको। नहीं नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली वो चीज क्या है बता देता हूँ। अगर आप कुछ सर्विसेज आपको नीड है, लाइक मैं जैसे आपको बताया सिक्योरिटी के केसेस में आपको जो सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट कोर्स है वो आप सीख रहे हो, तो कहीं पे आपको कुछ एडवांस सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ा, एक्चुअली यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने के लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट कंसोल होता है जिसको हम बोलते हैं IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है ना, एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो AWS के ओवरऑल अकाउंट को मैनेज करता है, उसके पूरा का पूरा सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव में जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हमें चाहिए वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम AWS के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और AWS सॉरी IAM जो करता है वो पॉलिसी बेस्ड क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पॉलिसी बेस्ड का मतलब क्या है, एनी आइडिया? हाँ जी, की पॉलिसी पीछे डिफाइन करी हुई है किसी ने सिक्योरिटी की पॉलिसी की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा 90 डेज ऑफ इनएक्टिव यूजर है उनको सिस्टम से डिलीट कर दी जाए, या कुछ ऐसी पॉलिसीज डिफाइन करी हुई होंगी सिक्योरिटी की। ठीक है,
तो उस तरह के क्या है एक्चुअली पॉलिसीज, एक्चुअली वो नहीं, एक्चुअली पॉलिसीज क्या होता है ना, पॉलिसीज कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट क्या करे, काम करेगा। जैसे कि काम हम कर। देखे होंगे हमारे स्कूल्स में अगर जाते थे तो वहां पे रूल्स रूल्स थे कि 10 बजे से पहले आपको आना है, 10 बजे के बाद आओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, बिल्कुल। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। हम्म। स्कूल में जो क्लासेस चलते थे, क्लासेस के पीरियड के अकॉर्डिंग आपको खाना अलाउ नहीं था, और हम्म। क्लासेस के अकॉर्डिंग आपके बुक्स और आपको जो होमवर्क होंगे वो आप प्रॉपरली कंप्लीट करके लाए होंगे। तो ये काफी सारे रूल्स थे जिनको हम क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। फॉलो करना अगर पड़ता। हम हर एक चीज को प्रॉपरली फॉलो करते थे तो वहां पे क्या होता था ना, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर क्लाइमेट मिलता था जहाँ पे आप प्रॉपर स्टडी कर पाते थे, अदरवाइज पिटाई नहीं। तो बिल्कुल। वैसे ही अकाउंट में क्या है, जब अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको पता ही है कोई भी चीज लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं, कोई भी चीज आज के जमाने में अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और उसके ऊपर हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं किए, और वहां पे अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी का कुछ लेवल्स होते हैं, आपको पता ही होगा, 1 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है। हम्म। अगर हम मिड रेंज तक की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं तब भी वो चीज सिक्योर नहीं है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, हाई एंड का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे काफी सारे सिक्योरिटी कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आपको पता होगा फायरवॉल के काफी सारे वर्जन्स आ चुके हैं अभी जो मार्केट में हाई हाई लेवल फायरवॉल हम इंप्लीमेंट करते हैं, हार्डवेयर टाइप की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे नेक्स्ट जेन फायरवॉल इंप्लीमेंट होता है। वो नेक्स्ट जेन क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पे आप अगर फायरवॉल के टाइप्स देखोगे ना, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एडब्ल्यूएस में भी हम ये चीज को पढ़ेंगे जब हम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कोर्स करेंगे, उसमें इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जेन फायरवॉल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो फायरवॉल होता है वो सिर्फ आपके नेटवर्क को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, नहीं, आपके जो फिजिकल आर्किटेक्ट है बस इसको प्रोटेक्ट करता है, ये ट्रू नहीं है। वो वहां पे क्या करता है, आपके फिजिकल अकाउंट, आपके लॉजिकल अकाउंट, यानी कि आपका अगर कोई वेब अकाउंट आप चला रहे हो, लाइक आपकी कंपनीज के कोई वेबसाइट है, तो उसमें भी जो ट्रैफिक आता है उसको भी सिक्योर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब बेस्ड फायरवॉल इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो जो वेब बेस्ड फायरवॉल होता है वो भी आपको नेक्स्ट जेन प्रोवाइड करता है। और तीसरा होता है कंपनी का स्टोरेज। मैंने आपको कल बेस्ट एग्जांपल दिया था कि स्टोरेज हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, लाइक मैं आगे जाके इसमें ही बताऊंगा, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए कंपनीज क्या करते हैं, इंफ्रा के लिए मे भी वो क्लाउड के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, बट स्टिल वो वहां पे क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर डेटा स्टोरेज के लिए डिपेंडेबल रहता है। तो क्लाउड के ऊपर जो डेटा स्टोर होता है उसको भी सिक्योर करना हमारे लिए क्या हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वहां पे नेक्स्ट जेन फायरवॉल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसको सिक्योर करने से क्या होगा ना, जो लेवल ऑफ सिक्योरिटीज होता है वो क्या हो जाता है ना, हाई हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो वो जो फायरवॉल हमें मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, सेट ऑफ रूल्स कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, जिसके थ्रू क्या होगा ना, जो भी कोई ट्रैफिक उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हिट करेगा तो वो वहां पे क्या करेगा, वो पर्टिकुलर ट्रैफिक के ऊपर एक्शन होने से पहले वो पॉलिसी पे चेक होगा। वो पहले पॉलिसी को चेक करेगा कि दैट ट्रैफिक इज एबल टू अलाउ और नॉट, वहां पे कुछ एक्शन लिया जाए या नहीं। अगर वो चीज पॉलिसी पे चेक हो गया कि हाँ एक्शन रिक्वायर्ड है, तब वहां पे क्या होगा, फर्दर प्रोसेस होगा, अदरवाइज पैकेट वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस अच्छा। तरह के जो सिक्योरिटीज कंडीशंस थे वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी बेस्ड का मतलब होता है, लाइक इस तरह से बोल सकते हो, टू मैनेज और टू फिल्टर द अनवांटेड ट्रैफिक्स ओवर आवर नेटवर्क और ओवर आवर अकाउंट और ओवर आवर एनीथिंग, ठीक है। तो सही है। अकाउंट क्रिएटिंग में ऑलरेडी स्किप कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है। मैं आपको मेरे पर्सनल अकाउंट पे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास एक अकाउंट है क्रो का, एक मिनट मैं क्रो का अकाउंट मेरे पास है, मैं थोड़ा चेक कर लूँ उसका क्रेडेंशियल क्या है, ठीक है। ठीक है जी। एक मिनट बस। हाँ अंकित, लक्ष्मीकांत बोल, गुड मॉर्निंग। हाँ लक्ष्मी, वो सॉरी अंकित, वो एडब्ल्यूएस का एक बार क्रेडेंशियल शेयर करना। हाँ नहीं मेरा अकाउंट नहीं हो सकता, मैनेजेबल अकाउंट वाला, वो फ्री अकाउंट जो बनाया था आपने क्लासेस के लिए, वही पासवर्ड रखे हो। ओके फाइन, थैंक यू, ओके बाय, ओके। तो ओपन करते हैं, ठीक है। फ्रीटर अकाउंट के लिए अपने फ्रीटर से जो सेक्शन है उस पे जाके अपने अकाउंट बनाए होंगे, हाँ। ठीक है। हाँ जी।
चार्जेस कितना लगे? चार्जेस तो कुछ नहीं लगे उसमें, सिर्फ 2 रुपये उन्होंने वो 2 रुपीज डिटेक्ट किए? वैलिडेट किया। हाँ जी। फिर वो वापस आ गया? मैंने चेक नहीं किया। ओके, तो साइन इन टू द कंसोल, ठीक है। तो इससे जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपका सिक्योरिटी में मेरे से ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस है, तो बेटर मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए आपसे, ठीक है पुनीत? सो प्लीज हेल्प मी आउट। यहाँ पे अकाउंट का टाइप होता है, आपको पता ही होगा, अकाउंट्स का टाइप होता है, इसकी जान कर लो। और आपके लिए क्वेश्चन में है, ठीक है, आपने कल मुझे पूछा नहीं था, इसमें आपका वो भी पूछूंगा, देखते हैं क्या होता है क्या है, ठीक है। ओके। इंटरेस्टिंग सा वाला है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। अगर उसमें आप दिमाग दोगे तो लिटरली बताता हूँ, आप बोलोगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ओके, अकाउंट टाइप कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, हमारा अकाउंट कितने टाइप का होता है? एनी आइडिया? AWS के अकाउंट्स। कोई भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट, आप AWS की बात कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लो, आपके किसी भी, कोई भी एक्सेस पॉइंट के अगर अकाउंट की बात कर लो, तो अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, और और पर्सनल अकाउंट होता है एंड यूजर का, ओके, और कुछ अपने अकाउंट हो सकते हैं मशीन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रिविलेज्ड अकाउंट बोल सकते हैं, या कुछ बोल सकते हैं उसको। प्रिविलेज अकाउंट, थोड़ा मतलब थोड़ा उसको एक्सप्लेन करोगे? इट इज अ न्यू जैसे अकाउंट फॉर मी। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए या कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए कई बार अकाउंट्स यूज होते हैं कुछ ना। वो टेस्टिंग के लिए बोल रहे हो जो? हाँ जी। टेस्टिंग के लिए? नहीं, जैसे बैच प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, स्पूल्स के लिए कुछ बैकग्राउंड अकाउंट्स यूज होते हैं ना। वही आप जो बोल रहे हो वो टेस्टिंग अकाउंट बोलते हैं, ओके। हम्म। तो यहाँ पे ओवरऑल जो अकाउंट होता है पुनीत, वो दो टाइप का होता है। हम्म। एक होता है, आप उसको रूट बोल सकते हो, रूट अकाउंट, ओके। या फिर एडमिन अकाउंट बोल सकते हो, राइट। जिसमें क्या रहता है, वो कंसोल को पूरा का पूरा मैनेज करने का सुप्रीम पावर इस अकाउंट के पास रहता है। अगर मेरे पास ये अकाउंट है, तो मैं उस पर्टिकुलर सर्विस को, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ओवरऑल मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है हमारा यूजर अकाउंट, राइट। ठीक है। यूजर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अगर इन यूज। दोनों अकाउंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये पता लगेगा, रूट अकाउंट के पास क्या होता है, रूट और एडमिन अकाउंट, ठीक है। तो रूट अकाउंट के पास क्या रहता है ना, प्रिविलेजेस रहता है, यानी कि सुप्रीम पावर रहता है, जिस तरह से वो अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जब मैं अगर बात करूं यूजर अकाउंट के बारे में, तो यूजर अकाउंट क्या होता है? उसके उसको पास वो प्रिविलेजेस प्रिविलेज कम होता है, वो सिर्फ नहीं अपनी होते, ड्यूटीज कर सकता है। हाँ, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनी आइडिया? ताकि वो मिसयूज ना कर सकें यूजर्स जो हैं किस चीज को? प्रिविलेज एक्सेस को, जो उनको ओके, सुप्रीम पावर दी गई है उसका। ओके। तो यहाँ पे जो प्रिविलेज एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर मैं यूजर को प्रिविलेज एक्सेस दे दूं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कोई भी यूजर डायरेक्टली क्या कर सकता है ना, मेरे रूट अकाउंट के साथ कम्युनिकेट कर शेयर कर। सकता है, फिर रूट अकाउंट पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो वहां पे क्या होता है ना, रिस्क बना रहता है। हम्म। अगर मैं सर्वर को मैनेज करूं, जैसे आपको पता होगा कंपनी के अंदर क्या होता है, सर्वर होते हैं पूरे के पूरे ट्रैफिक को, पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, नहीं? बिल्कुल। राइट। तो राइट। वहां पे अगर मैं सर्वर के अकाउंट की बात करूं, वहां पे काफी सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होता है, ताकि ट्रैफिक हमारा प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर सके और वहां पे काम अच्छे से हो सके, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। उस चीज को अगर मैं रूट के जो अकाउंट था, उसमें सारे के सारे पावर है, और आप चाहो तो जो यूजर अकाउंट बना सकते हो, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, रूट के प्रिविलेजेस अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर अगर सकते हैं। आपने ऐसा कर दिया, आपके पास मान लो 500 क्लाइंट्स है और 500 यूजर अकाउंट्स में सबके ऊपर मान लो प्रिविलेज इनेबल्ड है, लाइक मतलब वो उनके पास, सबके पास सुप्रीम एक्सेस अवेलेबल है, तो वो वहां पे क्या कर बिल्कुल। सकते हैं,
अगर ये लेकिन जैसे 500 में से, यस, अगर उनमें से कोई अगर हैकर है तो वो वहां पे क्या कर सकता है, बिल्कुल हैक कर सकता उसको हैक करके हमारे इंफॉर्मेशन स्टोलर और है। पूरा का पूरा मिसकॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। बिल्कुल। तो जो लॉसेस होगा वो कंपनी का बहुत बड़ा हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो इसी वजह से कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, दो तरह के अकाउंट यूज करते हैं। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल जी। तो अगर मैं यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन करूँ एडब्ल्यूएस में, तो एडब्ल्यूएस में हमको दो अकाउंट मिलता है। एक मिलता है आपको रूट अकाउंट, दूसरा मिलता है आपको IAM यूजर अकाउंट। हम्म। रूट अकाउंट क्या है ना, जो आपने मेन अकाउंट बनाए होंगे। हम्म। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे है एक कोलकाता@crore.in। ठीक है, हम्म। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ। उसका पासवर्ड, उसका पासवर्ड ओके। MFA क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। व्हाट डज इट मीन? ऑथेंटिकेशन के तरीके हैं, जैसे पहले टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आई थी कि पहले यूजर पासवर्ड डालता है, फिर उसको एक एसएमएस जाता है, उसमें कोड आता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए ना, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके अकाउंट को। और ये तो उसका वैसे भी अपने पासवर्ड, रूट पर है। पासवर्ड थोड़ा चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले मैं काफी सारी चीज आपको बता देता हूँ एक्चुअली है क्या। अपने तो उसके बारे में ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किए हैं, ऑलरेडी आपको सारे आइडिया होंगे। मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। AWS का जो डिफॉल्ट रीजन रहता है, ये वाला जो रीजन में अभी क्लिक किया, इसको बोलते हैं रीजन लिस्ट। तो रीजन में जो डिफॉल्ट रीजन होता है वो होता है नॉर्दर्न वर्जीनिया। ओके जी। ठीक है, आप क्यों बोलोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि AWS का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और सबसे जो अपडेटेड वाला रीजन होता है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया होता है। अच्छा। तो आप अगर आप AWS अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो वहां बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नॉर्दर्न वर्जीनिया का एक्सेस आपको देता है, जिसपे सबसे ज्यादा, अगर आप चाहते हो AWS का सबसे अपडेटेड वाला क्वालिटी और अपडेटेड वाला सर्विसेज को यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आपका रीजन अगर नॉर्दर्न वर्जीनिया सेट कर दोगे तो सबसे अपडेटेड वाला AWS सर्विसेज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंटल के हिसाब से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, रीजन को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास एशिया स्पेसिफिक के मुंबई करके एक रीजन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एशिया में अगर आप किसी और जगह पे चाहिए तो वहां पे 6 टाइप्स के अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको इन पे छोड़ देते, बट हाँ, नॉर्दर्न वर्जीनिया में AWS का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड और सबसे अपडेटेड वाला सर्विस रन करता है। तो जब भी कभी आपको अपडेटेड वाला सर्विस चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, खुद के AWS अकाउंट पे रीजन चेंज करके नॉर्दर्न वर्जीनिया कर देना, वहां से आपको पता लग जाएगा कि नया ऑपरेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अकाउंट है, जो अकाउंट मैंने बनाया है सुप्रीम अकाउंट। ठीक है, उस सुप्रीम अकाउंट का नाम है pro@trend। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट होता है, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको चाहिए AWS से तो आप इससे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, मुझे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, रूट अकाउंट पे हूँ। ठीक है, तो मैं अगर AWS सर्विसेज को यूज कर रहा हूँ तो इसका पर्पस मैं आपको बताया था क्या है। वो चीज बताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली AWS अकाउंट पे हमें प्रिविलेज, मतलब रूट अकाउंट को छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, IAM अकाउंट और जो यूजर रजिस्ट्रेशन अकाउंट हम क्यों देते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे AWS की बात करूँ ना, जैसे मैं आपको कल समझाया था कि AWS अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं ना, सारे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, ठीक है, इंफ्रा खुद से ही बनाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, मतलब उतने एडवांस लेवल के तो नहीं बनाते, बट फिर भी ओवरऑल उसका ग्लोबल टास्क परफॉर्म हो जाए, तो इस वजह से क्या करते हैं, बेसिक इंफ्रा वो खुद के पास बनाकर रखते हैं। तो वो इंफ्रा के लिए पूरे के पूरे AWS के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहते। क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों, AWS के पास अगर इंफ्रा का अवेलेबिलिटी है तो हम AWS से क्यों नहीं ले सकते, हम कंपनी के अंदर इंफ्रा क्यों बनाते हैं। इसका एक मेन पॉइंट है इंटरनेट। ठीक है, देखो,
अगर आपका कंपनी में पूरा का पूरा इंफ्रा क्लाउड के पूरे डिपेंडेबल है, तो आपको दो चीजें की हमेशा जरूरत होगी। एक 24/7 इंटरनेट की, दूसरा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो दो डिमांड रहता है, ठीक है, कभी इंटरनेट में दिक्कत आ सकती है। अगर आप राउट मतलब नेटवर्किंग अगर पढ़े हो, ठीक है, हाँ, एक अगर अब आप बोलोगे कि मैं डेडिकेटेड लाइन ले लूंगा 2-3 वेंडर से, तो वहां पे तो मेरा जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूसली आएगा, वहां पे तो नेटवर्क आने का चांस नहीं है। वहां पे भी कुछ टाइम तक के लिए पैकेट में ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो गए, मेरा जो मेन इंटरनेट सर्विस है वो अगर डाउन चला गया, और बैकअप के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होने के लिए अगर 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम मेरे लेटेंसी आ गई, तो वहां पे क्या होगा ना, सर्वर में टाइम को लेकर मिसकंफिगरेशन हो जाएगा। आपको पता होगा हम सर्वर के ऊपर एक एनटी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, नेटवर्क टाइप प्रोटोकॉल। हम्म, तो उस प्रोटोकॉल में जब कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो सर्वर में जो मैनेजमेंट पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट कर रखा है उसमें सारे क्या हो जाएंगे, ट्रैफिक के फ्लो क्या हो जाएगा, और मैनेज हो जाएगा। ओके तो जी। वहां पे दिक्कत होने का चांसेस हाई रहता है। ठीक है, ओके। इसी वजह से हम क्या करते हैं ना, हमारे पास एक बेसिक इंफ्रा कंपनी के अंदर हम बना कर रखते हैं। ठीक है, हम्म, तो कंपनी एडब्ल्यूएस अकाउंट को नीड क्यों करता है? मेजरली होता है क्या, टू मेक बैकअप। किस चीज का बैकअप? मैं कंपनी में अगर बात करूं, मैं अगर आप में बात करता हूं कोई म्यूजिक इंडस्ट्री की, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फेमस कौन था, टी सीरीज की। ठीक है, हम्म, तो टी सीरीज की अगर बात करूं, टी सीरीज का अभी जो गाने आ रहे हैं, और अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, जो हमारे पापा और उनके पापा के जमाने की जो बात है उनकी अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो गाने थे वो काफी सारे पुराने हो चुके हैं। बिल्कुल। आज के जमाने में शायद उस गाने को कोई सुनना भी नहीं चाहता, बट वो जो डेटा है वो उस कंपनी का क्या है, रिलेवेंट डेटा है। क्योंकि एक जमाने में, यस, एक मिनट, सॉरी, इट्स एक ओके। मिनट, इट्स ओके।
हेलो यस लक्ष्मण हेलो मैम, या या पुणे या पुणे पुणे ओके। तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था हम क्लाउड को मेजरली किस काम के लिए यूज करते हैं, नहीं? तो मैं अगर यहाँ पे टी सीरीज की बात करूँ तो टी सीरीज में जो पिछले जो गाने हैं तो वो गाने शायद अभी लोग सुन नहीं रहे हैं, बट वो गाना जो कंपनी ने बनाया है वो कंपनी के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन तो है ना, रिलेवेंट बिल्कुल इंफॉर्मेशन तो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर कंपनी उसको स्टोर करना चाहे तो क्या वो उसके लिए डेडिकेट सर्वर बनाएगा? मान लो वो डेडिकेट सर्वर बना भी दिया, उसमें वो गाने वगैरह स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अगर हैजर्ड हो गया, कुछ भी नेचुरल हैजर्ड कुछ हो गया, वो सर्वर अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका इतने साल का मेहनत पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए अब आप क्या करते हैं, हमारे पास में क्लाउड एज ए बेस्ट सॉल्यूशन हमारे सामने स्टार्ट किया। आप बोलोगे ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ, दिमाग में अगर आ रहा है तो बोले ये सिंपल सी बात है। क्लाउड वहां पे क्या करता है, हम अगर इस सारे इंफॉर्मेशन को क्लाउड के सर्वर में स्टोर कर दें, तो क्लाउड वहां पे क्या करता है, एक सर्वर पे डेटा स्टोर नहीं करता, वहां पे उस डेटा का मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उसको मल्टीपल सर्वर के ऊपर स्टोर कर देता है। तो अगर कहीं पे, और वो जो सर्वर्स होते हैं वो टिपिकल एक रीजन से नहीं बिलोंग करते, ठीक है, और वो जो सर्वर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं। तो अगर एक सर्वर मेरा डाउन चला गया तो दूसरे सर्वर में मेरा बैकअप पड़ा है, अगर दूसरा चला गया तो तीसरे सर्वर में मेरा बैकअप पड़ा है, तो मेरा डेटा लॉस होने का चांसेस जीरो है। लाइक मान सकते हो कि बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, नियर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसी वजह से मेजरली हम डेटा स्टोर को करने के लिए या फिर हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड सर्विस को ज्यादातर केसेस में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेटा स्टोर की बात आ रही है तो हमें यहाँ पे कौन सा चीज जानना पड़ेगा, स्टोरेज के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोरेज, तो स्टोरेज बता देता हूँ स्टोरेज क्या होता है ना। क्लाउड की अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो क्लाउड में मेजरली तीन टाइप के स्टोरेज होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, दूसरा होता है हमारा फाइल लेवल स्टोरेज, और तीसरा होता है हमारा ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ठीक है। तो इनमें से आइडिया किस किस के ऊपर है, सुनिए। फाइल लेवल का है मुझे तो। फाइल लेवल का दे देना, डेमो देना, मतलब एक थोड़ा सा ब्रीफ देना, फाइल क्या होता है। मतलब जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल्स बनाते हैं, उनको सेव करते हैं फोल्डर्स में, तो माइट बी काइंड ऑफ दैट। ओके हाँ जी। ओके ओके ओके, समझ ओके, मैं बता देता हूँ क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है क्या ना, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। लाइक अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट का इन द सेंस में बताऊं, मैं अगर कोई इमेज बना रहा हूं, मेरा पर्टिकुलर इमेज, लाइक अगर मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या। लाइक यहाँ पे मेरा फोल्डर है, नहीं, मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा है, फाइल्स हैं, डेटा। मेरा डेटा पड़ा है। ये जो पर्टिकुलर डेटा होता है, इस इंडिविजुअल डेटा को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे एडब्ल्यूएस को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है ना, स्पेसिफिक सर्विस है क्लाउड के ऊपर जिसको हम बोलते हैं S3। अच्छा। इस ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज को हम स्पेसिफिक सर्विस के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो है हमारा S3, जहां पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा उस पर स्टोर करते हैं, ठीक है। जी। अगर मैं वहां पे बात करूं इमेज की, तो इमेज स्टोर हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, लाइक MP3 MP4 फॉर्मेट के जितने भी सॉन्ग्स वगैरह अगर आपको, तो आप वहां पे भी उसको स्टोर कर सकते हो। PDF डॉक्यूमेंट टाइप्स का अगर कुछ चीज है तो आप वहां पे स्टोर कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट का डेटा हो, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो क्लाउड के ऊपर, उसके लिए जो सर्विस हमारे पास अवेलेबल होता है डेटा स्टोर करने के लिए, वो है हमारा S3, ठीक है। तो अच्छा। यहाँ पे मुझे आपको एक क्वेश्चन है कि आप सोच रहे हो कि S3 का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो S3 का मतलब होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ट्रिपल एस की केस यहाँ पे आ रहे हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस। सर्विस, तीन एस आ रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम है S3, ठीक है। दूसरा आता है क्या, फाइल लेवल स्टोरेज। उसका एक अच्छा वाला डेफिनेशन अगर आपको चाहिए उसके पढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, इस पे अगर जाओगे इसमें आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे देख लो,
ठीक है। Amazon सिंपल स्टोरेज पे इट इज अ हाईली ड्यूरेबल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट स्टोरेज दैट वर्क वेल। यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास उतना ज्यादा टाइम है नहीं, हमें प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा जाना है, तो जितना बेसिक्स है मैं आपको बता दूं। अगर आपको बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको मैं जो इस्त्री है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बात आपको इस्त्री के काफी सारे टाइप्स है, हम जो डेटा स्टोर करेंगे, डेटा काफी सारे टाइप्स के होते हैं। लाइक अभी अगर मुझे कुछ रिसेंटली मैं अगर डेटा स्टोर करता हूँ, जो डेटा मुझे फ्रिक्वेंटली चाहिए होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्वियसली डेस्कटॉप के ऊपर उस डेटा को स्टोर कर देते हैं, बिल्कुल जी। ताकि जरूरत के टाइम पे हम इमीडिएटली डेस्कटॉप से डेटा फेच कर सके। और कुछ ऐसा ऐसा होता है वो इंस्टेंटली हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमें कुछ टाइम के देर के बाद वो चाहिए, तो हम उसके लिए उसको क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर कोई ड्राइव के अंदर हम उसको स्टोर कर देते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो ड्राइव के साथ हम उसको डेटा रिट्राइव कर लेंगे। तो इस टाइप के डेटा को एक्सेस करने का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, और इस टाइप के डेटा भी हमारे अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टोरेज होता है, S3 का जो स्टोरेज होता है, उसको भी काफी सारे क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। उसके बारे में हम वन वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, वो इस प्रैक्टिकल मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल जी। और उसका सबसे जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है वो दो चीज है, एक होता है उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड होता है क्या ना, उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा ठीक है। जी। तो वो चीज पुनीत आपके लिए एक मेजर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। ओके जी। दूसरा आता है क्या है ना उसका फाइल सिस्टम। यहाँ पे आता है ब्लॉक स्टोरेज को अभी नहीं, मैं बताता हूँ फाइल सिस्टम को। फाइल सिस्टम क्या होता है, ओके। फाइल सिस्टम के लिए AWS का, हाँ पहले फाइल का बताता हूँ। ये हमारा क्या है, फोल्डर है, ओके। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे फाइल के टिपिकल डेफिनेशन बताऊं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक बंडल बना दूं, ठीक है, तो वो जो बंडल बनेगा वो हमारे AWS के ऊपर हम उसको फाइल कंसीडर करते हैं। तो उसका अच्छा। प्रॉपर डेफिनेशन आपको एक मिनट, इट्स ओके। एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ना पूरा का पूरा स्टोरेज के ऊपर अच्छा वाला PDF था मेरे पास, ठीक है। उसको तो बड़ा सही लिखा था उस पे, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ बस थोड़ा सा ये कर दिए, ठीक है। इसमें प्रॉपर था ब्लॉक ext5, ये रहा ext5 सिस्टम EC2। छोड़ो, अब इसको अभी ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा, उतना ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। ठीक है तो जी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल स्टोरेज, फाइल स्टोरेज इन सॉरी फाइल स्टोरेज इन AWS, ठीक है। उसका डेफिनेशन व्हाट इज क्लाउड फाइल स्टोरेज, इसमें नीचे आ जाओ। हाँ, ये वाला PDF है अच्छा जी। पुनीत, मैं आपको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ, ठीक है। इट्स ओके जी। हाँ जी हाँ। प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हर एक चीज इसमें डिटेल में, ठीक है। आपको काफी बिल्कुल जी। ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा उसको डॉक्यूमेंटली जानने के लिए। थ्योरेटिकल एक्चुअली मैं थ्योरेटिकल ज्यादा फोकस नहीं करता, बट स्टिल मैं आपको बताया, ठीक है। ओके, बेनिफिशियरी रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये रहा आपका क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पे तीन टाइप के क्लाउड स्टोरेज होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज। फाइल स्टोरेज क्या है, मेनी एप्लीकेशंस नीड टू एक्सेस शेयर्ड फाइल्स एंड रिक्वायर्ड a file system. That system of storage is often supported with a network attached storage, यानी कि NAS सर्वर। NAS सर्वर क्या होता है ना, कंपनी के अंदर हम NAS सर्वर यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, जहाँ पे क्या होगा, डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, हायरार्चिकल वे में अरेंज करके हम डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। जिस सर्वर के थ्रू ये डेटा मैनेज होता है उस पर्टिकुलर सर्वर को हम बोलते हैं NAS सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली फाइल स्टोरेज में क्या होता है ना, हम डेटा को स्टोर करते हैं जहाँ पे जो डेटा होता है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड डेटा होता है। लाइक मैं अगर वहां पे कोई इंस्टेंस बना रखा हूँ मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो उस टाइप के स्टोरेज के लिए
ठीक है, मैं जो सर्विस को यूज करूंगा वो रहेगा मेरा फाइल स्टोरेज सिस्टम, जिसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक ईएफएस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फाइल सिस्टम सर्विस, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके ब्लॉक की बात बता देता हूँ। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, एडब्ल्यूएस का थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। मान लो ये मेरा एक स्पेस है, ये मेरा एक डेटा है, ठीक है, जो मेरा नियर अबाउट मान लो 1 GB का है, ठीक है, ये खाली स्पेस है। एक मिनट में चार काम हो गया, तो काम होता है ना, तो उसी टाइम ही सब कुछ यूज कर रहा होता है। सो मैं अगर यहाँ पे बात को डिस्कस करूं, तो यहाँ पे जो 1 GB की मान लो ये खाली स्पेस है, मैंने वहां पे क्या किया, डेटा स्टोर करना लगा। तो यहाँ पे जब मैं डेटा स्टोर किया 1 GB का डेटा, इस 1 GB के डेटा पे मैं स्टोर करूंगा, तो डेटा वहां पे क्या होगा, इक्वली इस पे स्टोर नहीं होता, वो वहां पे क्या करता है, छोटे छोटे ब्लॉक के हिसाब से, ठीक है, स्टोर हो जाता है। ये इस तरह से इस पर्टिकुलर स्पेस को काफी सारे ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या करेगा, डेटा को स्टोर कर देगा। और उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इस छोटे छोटे ब्लॉक के ऊपर वहां पे क्या करता है, इंडेक्स नंबर को यूज करता है। इंडेक्स नंबर मतलब सिंपल से लॉजिकल नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, with that number which is used to identify the particular block, that number is named as index number। ठीक है, तो इस तरह का वो ब्लॉक बनाने के बाद उस ब्लॉक को क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के ऊपर वो उसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। आप बोलोगे कि डेटा अगर ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड होके, मतलब होल 1 GB का डेटा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड होकर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के ऊपर अगर स्टोर हो रहा है, ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ा तो वो डेटा रीअसेंबल कैसे होगा? अगर रीअसेंबल होगा तो वो डेटा आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन सा ब्लॉक कहाँ था? तो उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, इंडेक्स नंबर को यूज करता है। और वो जो सर्वर पे स्टोर करता है, वो सर्वर आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। बिल्कुल। तो इसका स्टोरेज इस तरह से डिवाइडेड स्टोरेज करने का रिस्पांसिबिलिटीज क्या है क्या नहीं, वो मैं जब इस चीज को डिस्कस करूंगा हम उसको क्लियरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो स्टोरेज सर्विसेज हमें एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं ईबीएस। ईबीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में ईबीएस के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे S3 से। ओके जी, ठीक है, बट S3 से जाने से पहले मैं आपको बता दूं स्टोरेज का पर्पस एडब्ल्यूएस पे क्या है। हम एडब्ल्यूएस पे अगर मतलब क्लाउड स्टोरेज के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, तो क्लाउड स्टोरेज हमें क्या-क्या फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है। पहला आता है क्या ना, बेनिफिट ऑफ क्लाउड स्टोरेज पे देखता हूं, एक होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है, लाइक मेरा अभी कंपनी में मुझे मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है, मेरे पास ज्यादा यूजर नहीं है, तो मेरा जो डेटा स्टोर करने का एबिलिटी है वो नियर अबाउट मान लो 50 TB, 50 टेराबाइट। ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या किया, मैन्युअली क्या किया, एक इंफ्रा बनाया, मतलब फिजिकली एक हार्ड ड्राइव मैंने इंस्टॉल कर दिया, सर्वर बना दी डेटा स्टोर करने का, और वहां पे 50 TB का एबिलिटी उसको दे, जहां पे 50 TB तक डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, बट आगे मुझे क्या हुआ, ये पता लगा कि मुझे इमीडिएटली मेरे जो यूजर्स थे वो ग्रूम कर गए। ठीक है, अभी मुझे ये पता लगा कि मेरा जो स्टोरेज एबिलिटी है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा, उसका जो डेटा स्टोरिंग एबिलिटी है उसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको कल बताया ही था, अगर ये काम हमारा परमानेंट है तो हम वहां पे परमानेंट सॉल्यूशन पे जाके क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेटा को, मतलब जो साइज है डेटा स्टोरिंग का उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर ये अगर टेम्परेरी है देन तो नुकसान होगा, फिर नुकसान होगा। तो इसी चीज को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। अगर मैं क्लाउड पे डेटा स्टोर करता हूँ, एक मिनट रुकना पुनीत, मेरा लैपटॉप चार्ज में दे रहा है। ओके जी, लक्ष्मीकांत अगर आपको जाना है तो आप जा भी सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है। नहीं पुनीत, एक्चुअली मैं ये चीज थोड़ा खत्म कर लूं। एक्चुअली पुनीत मुझे पता है, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा बस ये खत्म कर लूं, फिर दोबारा से वो स्टोरेज की चीज में कल नहीं करना चाहता। कल अकाउंट की स्टार्ट करते हैं, मैं इस पे बताऊंगा। ठीक है, इस वजह से लैपटॉप के इशू में अभी जाके इसको सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सारे स्टाफ तो आ चुके हैं ऑफिस में, तो इशू नहीं है। ओके, तो
स्केलेबिलिटी में क्या होगा, अगर मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं क्लाउड से वो सर्विस को ले रहा हूँ तो उसका साइज में इंक्रीज एक्सटेंड कर कर। सकता हूँ, जरूरत के टाइम पे उसको इंक्रीज कर सकता हूँ, जब मुझे जरूरत नहीं है उस साइज को मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो इस टाइप के राइट। फ्लेक्सिबिलिटी स्टोरेज के केस में हमें क्लाउड से मिल सकता है। सेकंड आता है क्या ना, इंट्रो सॉरी इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्या होता है, ठीक है, इसमें लिखा है मेनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस रिक्वायर इंटरॉगेशंस, ठीक है, विच शेयर्ड फाइल सर्विसेज दैट फ्लोज existing file systems including cloud file storage solutions offer a advantages in the new or write and shared file access। एक्चुअली इसको ये एक्चुअली पहले एक्चुअली इसमें नहीं था, इसमें पहले दो था, एक था स्केलेबिलिटी, दूसरा था बजट एंड रिसोर्सेज, और यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी भी नया वाले में आ चुका है। अच्छा जी। तो इंटरऑपरेबिलिटी में एक्चुअली ये मेन पर्पस उसका क्या है ना, इंटरऑपरेबिलिटी में बता देता हूँ। अगर कोई डेटा हमें अभी यूज होने के लिए चाहिए, या फिर कुछ डेटा हमें अगर पुराने टाइम पे चाहिए, मतलब अभी वो डेटा मेरे लिए यूज करना इतना नेसेसिटी नहीं है, मैं उसको काफी दिन पहले यूज कर सकता हूँ, कभी अगर आगे जाके जरूरत पड़ा तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह के फीचर्स भी हमें क्या करने मिलता है ना, AWS पे मिल जाता है, जिसके लिए हम वहाँ पे ये जो नया वाला मॉडल आया है ऑपरेटेड वाला, ये एक्चुअली नॉर्दर्न वर्जिनिया पे मैंने मूव कर गया था ना, इसके वजह से ये हमारा आ चुका है कि ये नया सर्विसेज को इम्प्लीमेंटेड हुआ, ठीक है। तो वो वही बात ही लिखा है, मैंने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड इंटीग्रेशंस विद शेयर्ड फाइल सिस्टम्स लाइक existing file systems, semantic cloud file storage solutions offer a distinct advantage as there is no new code to write have a secure shared file access। वही बात बोला है, ठीक है, अगर आप कोई फ्लुएंटली कोई डेटा वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो वहां पे हमारा इंटरोगेशन यानी कि एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन वहां पे टैग हो जाता है। अगर बाद में मुझे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ चीज अगर जाननी है तो वो मुझे वहां पे मिल सकता है। एक्चुअली इसको हम इस प्रोसेस को अगर मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया को छोड़ के अगर अब मैं मुंबई पे स्पेसिफिक की बात करूं, वहां पे जाओगे तो वहां पे इंटरप्रेटेबिलिटी जो है वो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है, ठीक है। वहां पे आपको ये चीज मिलेगा, आर्काइव वाला पोर्शन मिलेगा, लाइक हम जब चाहे डेटा को तब रिट्रीव कर सकते हैं। अगर वो डेटा अभी का है, लाइक मैं उसको एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ, तब मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ। अगर कोई डेटा मुझे काफी दिन बाद में चाहिए तो मैं उस डेटा को आर्काइव में डाल के उसको बाद में भी रिट्रीव कर सकता हूँ। इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी मुझे क्या मिल सकता है, AWS के स्टोरेज में मिल सकता है। दूसरा होता है उसका क्या ना, बजट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं हमारा जो इंफ्रा, हम फिजिकल जो इंफ्रा बनाते हैं उनके कॉस्टिंग के हिसाब से अगर मैं AWS पे डेटा स्टोर करता हूँ तो कॉस्टिंग क्या होता है हमारा, लो हो जाता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी का अगर मैं कंपेयर करूँ कंपैरिजन टू हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन या क्लाउड पे डेटा स्टोरेज का सिक्योरिटी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हमें क्लाउड से मिल जाता है। और इसमें और लास्ट पॉइंट है जो है हमारा, ज्यादा हाँ, रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लाउड फाइल स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज के लिए क्या क्या मेन नेसेसिटी होना चाहिए, इसके थ्रू अगर आप आज थर्ड पार्टी AWS से कुछ स्पेस लेके किसी को आज मतलब सर्विस और किसी को प्रोवाइड करना चाहते हो आज थर्ड पार्टी, तो उसमें आपको क्या क्या चीज नजर आनी चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर आपको क्या है फोकस लेना पड़ेगा। वो है आपका फुली मैनेज्ड, लाइक आप जो डेटा मैनेज करो वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज वगैरह सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब जब भी कोई यूजर को रिक्वायर्ड पड़े वो डेटा तभी अवेलेबल होना चाहिए। मैं अगर अभी रिक्वायर्ड करता हूँ मुझे 5 दिन पहले वो डेटा मिल रहा है, तो वहां पे इस तरह का काम क्लाउड के ऊपर अवेलेबल नहीं, मतलब सही से काम नहीं हुए, ठीक है। दूसरा होता है क्या, कंपैटिबिलिटी, लाइक आप इस तरह से डेटा स्टोर करो ताकि वो हर एक डिवाइस के ऊपर किसी टाइम पे अवेलेबल हो और किसी डिवाइस के ऊपर इजी टू एक्सेस हो, ठीक है। तीसरा होता है सिक्योरिटी, सॉरी चौथा होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस जो डेटा हो वो हाईली सिक्योर हो, डेटा को स्टील करना है फिर डेटा को इरेज करना है फिर डेटा को कुछ मॉडिफिकेशन करने का रिस्क क्लाउड के ऊपर ना रहे, ठीक है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी, मैंने आपको बता दिया था कंफर्टेबिलिटी के ऊपर। और दूसरा एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी क्या है, डेटा स्टोरेज का जो प्राइसिंग होता है वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज, मतलब मिनिमम होना चाहिए कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को क्लाउड क्या करता है, इजीली मिटिगेट करता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट अबाउट स्टोरेज।
तो कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज से, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं दिखाया, आईएम अकाउंट वो हम कल क्रिएट करेंगे, उसके बाद S3 पे मूव करेंगे, ठीक है। ठीक S3 पे ठीक है। अकाउंट किस तरह से मैनेज होगा, क्या होगा, वो हम कल वहीं पे करेंगे, ठीक है। और ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है पुनीत आपके लिए, आपको वो चीज खुद से अगर उस चीज को, ये सारे तो आपको आप या आज देखनी है, मैं आपको वीडियो वैसे शेयर करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन? वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड, अच्छा जी। ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है और वर्चुअलाइजेशन क्लाउड से टोटली डिफरेंट है। तो दोनों का अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस अच्छा। क्या है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, तो आपके लिए मैं दिया हूं, आपको थोड़ा एक बार चेक करना, ठीक मैं है। चेक करूंगा बिल्कुल। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन पुनीत, आज के बिल्कुल। लिए क्लास यहीं पे एंड करता हूं। कल थैंक्स हम थैंक्स। कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रैक्टिकल भी करेंगे, ओके। श्योर जी श्योर। हाँ जी। थैंक यू पुनीत फॉर द सेशन, बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू टू यू टू। या बाय।